Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एलॉन मस्क के बारे में बात करते हैं। एलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है, स्पेसएक्स है, अब पूरी तरीके से अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो चुका है। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे सैटेलाइट्स दे आर लॉन्चिंग थ्रू स्पेसएक्स फॉर यूएस डिफेंस, और स्टारलिंक तो ऑब्वियसली एक एसेट बन गया है फॉर द यूएस डिफेंस। तीसरा ग्रॉक, आपको लगता था ग्रॉक इंडिपेंडेंट रहेगा, नहीं, अब वो यूएस डिफेंस का पार्ट है। एक तरीके से इलॉन मस्क पूरी तरीके से नासा को ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि उसी से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। फिर जो नासा की कॉन्ट्रैक्ट थे अब इलॉन मस्क को जा रहे हैं। नासा एक तरीके से नासा का जो एडमिन है, जो हेड है, वो भी इलॉन मस्क ही अपॉइंट करेंगे और उसका सिलेक्शन की बात चल रही है। और जो यूएस का स्पेस फोर्स है, विच इज़ द 7th कमांड ऑफ द यूएस फोर्सेस, वो भी अब इलॉन मस्क ही कंट्रोल करेंगे एक तरीके से, बिकॉज उनके ही सारे सैटेलाइट्स यूज़ किए जा रहे हैं फॉर द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, अभी इलॉन मस्क को कॉन्ट्रैक्ट मिला $738 बिलियन का फॉर ऑल द लॉन्चेस जो करने वाले हैं। करीब 28 लॉन्चेस करने वाले हैं अमेरिकन स्पेस फोर्स के लिए, दैट ही इज गोइंग टू डू। आपने देखा होगा कि ग्रॉक पे सडनली अभी आप देखेंगे कि जो भी ग्रॉक पे कम्युनिकेशन चलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट वेव ऑफ कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन किसके विरुद्ध किया जाता है? नेटिव लोगों के, इंडिजिनस लोगों के, या फिर नॉन एंग्लो सैक्सन, नॉन अब्राहमिक लोगों के लिए किया जाता है, ताकि वो कभी राइज ना कर पाए, इकोनॉमिकली अमेरिका की टक्कर नहीं कर पाए। तो इसके लिए कोलोनाइजेशन यूज किया जाता है, ताकि उनके जो रिसोर्सेज हैं आर अवेलेबल टू द वेस्ट फॉर कंजम्पशन। और अभी जो मेन कोलोनाइजिंग फोर्स दुनिया में अब अमेरिका बनती जा रही है। पहले था यूरोपियन कंट्रीज, अब अमेरिका है। और आपकी गवर्नमेंट, आपका डिस्कशन, आपका प्लान्स, आपके लोगों की थॉट प्रोसेस और उनके एजुकेशन, इस पे पूरा कंट्रोल, इसी को कोलोनाइजेशन बोलते हैं। मतलब कि अभी थोड़े दिनों में आप देखेंगे ग्रॉक पे एंटी हिंदू सर्चेस शुरू हो जाएंगी। तो जिस दिन उनको आपके पब्लिक व्यू पॉइंट को बदलना पड़ेगा, वो उसी दिन ग्रॉक से शुरू कर देंगे। जैसे आप ग्रॉक को सर्च करते हैं, अभी आपको लगता है कि काफ़ी हिंदू ओरिएंटेड बातें कर रहे हैं, बट जैसे ही वो चर्च को कंट्रोल जाता है, वो जाएगा, इवेंचुअली जाएगा, तो सारी लेफ्टिस्ट बातें शुरू हो जाएंगी। हिंदू गॉड्स रियल नहीं है, हिंदू गॉड्स ये हैं, और उसमें हिंदू भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्च पर ही पर्टिकुलर आंसर मिलता है एआई से। एआई आपको सच बनाने के लिए नहीं बना हुआ है। अगर आपको सच को जानना है तो आपको पुस्तकों को देखना पड़ेगा, वैदिक शास्त्रों को देखना पड़ेगा, तभी आपको सत्य मिलेगा, बिना उसके नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर भारतीय एलएलएम बनता है या भारतीय सोशल मीडिया बनता है, तो उसमें जो सोच होगी वो हिंदू तरीके से होगी। हिंदू के तरीके से अगर बोला जाएगा तो अब्राहमिज्म को कैतव धर्म बोला जाएगा, मतलब कि आर्टिफिशियल रिलीजन या काल्पनिक रिलीजन उसको बोला जाएगा, क्योंकि उसका कोई भी संबंध जो है वास्तविकता से नहीं है। तो लेकिन जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस होगी, उसमें सनातन धर्म को, हिंदू को काल्पनिक बोला जाएगा, मिथोलॉजी बोला जाएगा, या कोई भी सुमेरियन, मेसोपोटामियन, या जो भी नेटिव कल्चर्स है, मायन, एस्टेक, उनको काल्पनिक बोला जाएगा। इस तरह एआई के एलएलएम के एल्गोरिदम्स काम करती हैं। जो बनाता है वही उसको अपने हिसाब से बनाता है। अगर उसको नॉलेज नहीं होगी तो ओपनली सर्च नहीं करेगा। जैसे अगर आप सर्च करेंगे ग्रॉक पे सतोलॉजी वर्सेस मिथोलॉजी, तब आपको डायरेक्ट जो आप सर्च करेंगे उस पर आपको मिल जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली सर्च करेंगे, क्या राम ने सीता के राइट्स, महिलाओं के राइट्स को मारा, तो उसमें उसको उस तरह का आंसर देगा ग्रॉक, क्योंकि वो बनाई अब्राहमिक तरीके सोच से बना हुआ है। जिस सोच से, जिस माइंडसेट से सॉफ्टवेयर लिखा गया है, वो उसी को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जेनेटिक टेस्ट जब बोल रहा था, लोगों को बोल रहा था, अब कोई, मतलब मेरे परिवार से मेरे अलावा कोई भी बाहर आया नहीं है ना, तो अगर मैं लिखता हूँ, जेनेटिक टेस्ट कराता हूँ, तो उसमें आएगा 2% अफ्रीकन, 3% जर्मन, कोई गया ही नहीं मेरे परिवार से बाहर।
और ये भी वास्तविक सच है कि जो आर्यन जो फॉरेनर्स बोलते हैं, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, वो भारत से ही लोग बाहर गए, तो भारत के जीन्स पूरी दुनिया में होना चाहिए। लेकिन सॉफ्टवेयर आउटकम में लिखा जाएगा फिनिश या इधर का उधर का, जो वॉट एवर आउटकम यू कोड इन द सॉफ्टवेयर इज व्हाट इज गोइंग टू शो। वो एक रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट को आप कोड कर सकते हैं कि अगर ये अनकैटेगराइज जीन पूल है या इसका परसेंटेज जीन पूल है तो वो इस कैटेगरी में डाल दो। अगर वो बंदा इंडिया से है, अगर वो पाकिस्तान से है, उसको दिखाएंगे अरबी है। कहाँ से अरबी हो गया वो, या कोई बांग्लादेश से होगा, उसको बताएंगे कि वो कहीं और से है, वो टर्की से मिलता है। अब बांग्लादेश और टर्की में क्या फ़र्क, उनकी तो आप मुंह से उनका फेशियल फीचर्स ही देख लीजिए, उनका टर्की से कोई संबंध ही नहीं है। तो लेकिन ये सब दिखाया जाता है। तो दिस इज हाउ द आउटकम्स आर प्लान्ड। तो ग्रॉक तो भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, एक्स भी सिक्योरिटी थ्रेट एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि उसमें एक फॉरेन टूल आपको कंट्रोल कर रहा है। तो इनिशियल लगेगा प्रधानमंत्री मोदी के कितने फॉलोअर्स हैं, तो राहुल गांधी के भी कितने फॉलोअर्स हैं, चाहे पाकिस्तान में हो तो उसके भी इतने फॉलोअर्स दिखाई देंगे, क्योंकि वो एल्गोरिदम्स है। एल्गोरिदम्स जो है, जो बनाता है वही उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसके आउटकम को आपको दिखा सकता है ना। जैसे कि अभी एक्स जो है इज ए लीडिंग न्यूज़ प्लेटफॉर्म इन यूरोप एंड अदर प्लेसेस, क्योंकि लोग जो है उसको बार बार उसी को देखते हैं, उसके आउटकम्स को देखते हैं, और वो एक सारे लीडर्स के लिए एक टूल बन चुका है कि लीडर सारे उसके ऊपर रहते हैं। तो इसलिए इस तरह एक्स की एल्गोरिदम्स काम करती हैं, और जब मर्जी आएगा उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, अब तो यूएस के कंट्रोल में आ गया, डिफेंस के कंट्रोल में आ गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग और फिर प्रोएक्टिव टारगेटिंग, ये सब उसके अंदर आ गया है। तो जैसे वो दिखाएंगे उसके अनुसार हो जाएगा। तो दिस इज जो, अगर भारतीय पॉलिटिशियन भारतीय प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, जस्ट इमेजिन करिए, तो सॉवरेंटी कहाँ रही भारत की, कहाँ सॉवरेंटी रही, बिल्कुल सॉवरेंटी नहीं रही भारत की। तो भारत तो अपनी सॉवरेंटी खो देता है जैसे ही वो फॉरेन प्लेटफॉर्म पे जुड़ता है। और ये भारतीय पॉलिटिकल लीडर्स, भारत के सोशल लीडर्स, सोशल मीडिया लीडर्स, इनका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग भी सोशल मीडिया पे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं बार बार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ये नहीं होती कि आप इनवाइट करें फॉरेन जो है इंटरफेरेंस को, ये फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ। अगर सपोज, क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा कू के ऊपर, क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा भारत के अट्टाई पे, नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो अपने प्लेटफॉर्म पे रहेगा। क्या रशियन प्रेसिडेंट जाएगा, रशियन प्रेसिडेंट उनके जो मेडवेडेव लिखते हैं, पुतिन तो नहीं लिखते कभी भी, पुतिन की लोकेशन पता लग जाएगी वहां से, क्योंकि सॉफ्टवेयर को सब मालूम होता है कहाँ से लिख रहे हैं। तो इट्स अ बिग सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, बिग सिक्योरिटी थ्रेट। उसके लिए भारत को सोच करना पड़ेगा, भारत के पॉलिटिशियंस को, जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। मैं तो उसको आत्मनिर्भरता शब्द बोलता ही नहीं हूँ, उसको बोलता हूँ भारत भरता, या भारत के हिसाब से सोचना, हमारे पुराणों के हिसाब से सोचना। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति विश्व का राष्ट्रपति है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन मतलब ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि वो सनातनी राष्ट्र है। तो लेकिन तो उसमें आप प्रमोट ही नहीं कर सकते। तो जो प्रधानमंत्री पिक्चर्स डालते हैं तो वो तो सिर्फ एक कंजम्पशन के लिए है, शायद उसमें इंडियंस भी रिएक्ट करें, फॉरेनर्स भी रिएक्ट करें, या कोई भी रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए समझना। अब जैसे ग्रॉक आ गया उनके कंट्रोल में, अब स्टारलिंक भी उनके कंट्रोल में। स्टारलिंक पे आप देखिए ना, ईरान में क्या हुआ, सारा जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन है स्टारलिंक के थ्रू हुआ, स्टारलिंक टर्मिनल्स के थ्रू हुआ, और प्राइवेट कम्युनिकेशन हुआ। अभी क्या क्या चलता होगा भारत में, वी हैव टू ऑब्जर्व, रिपोर्ट्स आनी चाहिए कि क्या स्टारलिंक का इन्फ्लुएंस है भारत में, और भारतीय कंपनीज टाइंग अप विद स्टारलिंक फॉर व्हाट। तो इसलिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली भारत के जो PSLV, जो कि बड़ा C6 स्टेबल रॉकेट्स हैं, वो सडनली लॉन्च नहीं कर पाए। ये तो कैसे हुआ, ये तो अगर अमेरिकन कंट्रोल करें स्पेस एक्स को, डिफेंस, तो सबोटाज तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैसे सबोटाज हुआ। ये सबोटाज ही लगता है बिल्कुल भी कि थर्ड फोर्थ स्टेज नहीं चला, तो क्यों रॉकेट कितना स्टेबल है, उसकी लॉन्चेस फेल हो गई, तो लॉन्चेस कहाँ जाएंगी फिर, अमेरिका को जाएंगी और स्पेस एक्स को जाएंगी ज़्यादातर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी अभी इतना डेवलप नहीं है। तो स्पेस के थ्रू वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि हाउ देयर ओन इंडस्ट्री सेल्स, क्योंकि उनको बेचना है, भारत को बेचना है। एंड यू विल नॉट बी सरप्राइज, तो जैसे कोई भारत का सैटेलाइट लॉन्च होता है अमेरिकन शिप से डिफेंस का,
तो वो उसमें तो वो इंटेलिजेंस का वो यूज़ करेंगे, ट्रांसपॉन्डर्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये इन्वेस्टिगेशन की बात हो गई। अब इलॉन मस्क ने इंजन्स पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, रॉकेट इंजन्स पे सिंप्लीफाई किया डिजाइंस एंड ब्यूटीफुल रॉकेट्स। मैं पूरा फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू रिमार्केबल, सिंप्लीफाइंग डिजाइन, सिंप्लीफाइंग फेलियर पॉइंट्स, रिमूविंग फेलियर पॉइंट्स, वो सब उन्होंने किया, विच इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर इलॉन मस्क एंड स्पेसएक्स। लेकिन अब स्पेसएक्स कौन यूज़ करेगा? इस पार्ट ऑफ द यूएस स्ट्रेटेजिक स्पेस फोर्स। उनका पूरा प्लान है किसी तरह भारत को अपने कंट्रोल में लाना, ये उनका कंट्रोल है थ्रू टेक्नोलॉजी। तो भारत कब तक टेक ट्रांसफर की इंडस्ट्री पे काम करेगा? टेक ट्रांसफर इज ऑलमोस्ट लाइक आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग से भारतीय इंडस्ट्री बर्बाद होती है एज ए नेशन। ऑब्वियसली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन बर्बाद होती है इंडस्ट्री, क्योंकि वो सारा जो आईपी है, किसी भी इंजीनियर का जो टॉप परफॉर्मिंग टाइम होता है वो होता है एज ऑफ 23 टू एज ऑफ 45। उसके बाद इंजीनियर भी ह्यूमन लाइफ है, बोर हो जाता है, लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं, फिर उसके बाद वो मैनेजमेंट थोड़ा कुशन जॉब्स ढूंढता है। तो ये नेचुरल लाइफ साइकिल होता है। अंटिल द एज ऑफ 45 very productive new thoughts. Exceptions are there. I have seen very good programmers at 68, 69, 72 also. But those are exceptions. लेकिन जनरली किसी का भी टेक करियर 45 तक चलता है, उसके बाद वो मैनेजमेंट पोजीशंस पे आ जाता है। अब जैसे मैनेजमेंट पोजीशंस पे आ जाता है, देन वो लोगों को इंस्पायर करता है दैट दे कैन डेवलप, दैट्स अ नॉर्मल साइकिल। तो भारत का जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है वो लोगों का क्रीम ऑफ द लाइफ छीन लेता है फॉर डूइंग यूजलेस प्रोजेक्ट, जिससे उसको कोई संबंध ही नहीं, मे बी ही डजंट लाइक द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। लेकिन अगर भारत के अंदर ही वो डेवलपमेंट होता है एंड इट्स यूज फॉर इंडिया, तो उसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स चाहिए जो इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स को जो फॉरेन के प्रोजेक्ट मैनेजर्स अच्छे लगते हैं बिकॉज दे डोंट इंटरफियर, और वो प्रोडक्ट एक डिफाइंड आउटकम बनाते हैं और उस आउटकम पे आप डिलीवर कर देंगे, देन यू आर रिवॉर्डेड। बड़ा सिंपल तरीका होता है, भारत में वो नहीं होता। तो आई थिंक दैट कल्चर वी नीड टू कम इन, जहाँ पे कल्चर्स और इंटरकल्चरल एस्पेक्ट्स को भी टेक केयर किया जाए, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिकम्स मेकिंग लाइफ पीपल्स लाइफ ईजियर एंड रिवॉर्डिंग देम, नॉट कंट्रोलिंग देम। इसीलिए आप देखते हैं कि इंडियंस जो हैं दे परफॉर्म बेटर विद फॉरेन प्रोजेक्ट मैनेजर्स देन विद द इंडियन प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ये एक जनरल साइकिल है, जनरल मैं बता रहा हूँ, जनरलाइजिंग, क्योंकि स्पेसिफिक्स नहीं है। तो एक्सेलेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन इंडिया, और जाते अमेरिका के भी प्रोग्राम मैनेजर्स प्रोजेक्ट मैनेजर इंडियंस ही होते हैं मेनी ऑफ द केसेस, लेकिन देयर आर एक्सेप्शनल वंस आल्सो। लेकिन जनरली इसकी वजह से इनोवेशन रुक जाती है। दूसरा ये है कि भारतीय इंडस्ट्री को जो क्रिएटिव टैलेंट है, जैसे कि बहुत सारी अच्छी कंपनी, स्काई रूट, ट्रिपल एस डिफेंस, बहुत ही अच्छा काम कर रही है भारत में, एंड इवन प्रिसीशन जो हमारे चैनल पे भी आते हैं, उनका भी सिस्टम जो एयर इंजन उन्होंने बनाया है। तो वंस यू स्टार्ट प्रमोटिंग दोज टैलेंट्स, तो भारत के अंदर भी इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह डेवलप होगी, प्रोवाइडेड देयर इज एनफ फाइनेंस अवेलेबल। सो ऑल दीज प्रोजेक्ट्स रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग। वंस द प्रोजेक्ट इज स्टेबलाइज्ड, उसके बाद जो है थिंग्स बिकम नॉर्मल। लेकिन फॉर टू सेटअप ए क्वालिटी सेटअप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट मैनेजमेंट, उसके लिए आपको बड़ा स्पेसिफिक डिफाइंड स्किल सेट चाहिए, वेयर यू कैन एनकरेज द डेवलपर टू एक्सरसाइज इनोवेशन, प्लस एनकरेज द प्रोजेक्ट मैनेजर और द टीम टू फोकस ऑन द आउटकम, स्मॉल आउटकम्स, बड़े आउटकम नहीं, स्मॉल आउटकम्स। दैट्स व्हाई योर टीम्स आर बिगर। और फिर जब उनको इंटीग्रेट किया जाता है सिस्टम इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में, देन यू गेट ए वेरी गुड प्रोडक्ट। यही मेथोडोलॉजी इलॉन मस्क फॉलो करते हैं, और मेरे को इसमें बहुत एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि द वे, मैंने तो बहुत इनका स्टडी किया है एंड स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल, जिस तरह वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, इट्स लाइक ए माइक्रो मैनेजमेंट फॉर क्वालिटी आउटकम। और उसके बाद उसको सिस्टम इंटीग्रेशन जब करते हैं, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स इंटीग्रेशन, तब आपको फाइनल प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आई थिंक दैट मॉडल हैज टू बी नीडेड इन इंडिया फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स, इंक्लूडिंग डिफेंस प्रोजेक्ट्स लाइक HAL के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यूज करना चाहिए, बिकॉज देन यू गेट ए क्वालिटी प्रोडक्ट।
और इस तरह की इंजीनियरिंग में सिर्फ मेरिट काम करता है, कोई रिजर्वेशन कुछ नहीं काम करता. एनीवन हु हैज स्किल्स इज इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे. मैंने स्पेसएक्स के इंजन्स की बात करी, हाउ दे डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और ग्रॉक की मैंने बात करी, एंड ऑल्सो आई ब्रॉट द यूएस स्पेस फोर्स की बात करी. नाउ द लास्ट लेग ऑफ दिस डिस्कशन आई वांट टू टॉक अबाउट दी भारत के. मैंने उस पर बात करी कि मुझे जो इसरो का लेटेस्ट PSLV C6 का लॉन्च है, फेलियर मुझे एक सबोटाज की तरह दिखता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब लास्ट स्टेज पे आते हैं कि जो स्पेसएक्स है, नासा के साथ जब वो compete कर रहा है, और नासा के फेलियर्स कौन कौन से हैं? नासा का फेलियर से ब्यूरोक्रेसी, नासा का फेलियर से अनलिमिटेड फंडिंग, उसको प्रॉफिट का कोई चिंता नहीं है. सो मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज जो डेवलप करती हैं टेक्नोलॉजीज आर फॉर द मार्केट. और बिलीव मी, इंडियन टेक्नोलॉजीज आर ग्लोबल टेक्नोलॉजीज. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लोकल इंडिजिनस नहीं है, ग्लोबल है. तो भारतीय सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्राइवेट सेक्टर इज प्रमोटेड अंडर द इंडियन लॉज, क्योंकि वही आगे काम कर सकता है. गवर्नमेंट्स कैन नॉट डू इट. वो गवर्नमेंट सेक्टर का माइंडसेट क्या होता है? चैरिटेबल होता है, एंड टू अलाउ ऑल द पीपल टू डेवलप इन ए पॉलिटिकली न्यूट्रल वे. वो चलता नहीं है. यू हैव टू बी ए politically absolutely नॉन इंटरेस्टेड गाय फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपको उसका काम बस यही है कि टेक्नोलॉजी को देखो, करो. एंड वैलिडेशन या फॉलोइंग वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, जो हमारे बीमारी पड़ गई है कि हम वेस्ट का ही कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप, नहीं. टेक्नोलॉजी यूनिक होती है. अगर आप कोई रशियन प्लेन खरीदते हैं तो वो वेस्टर्न कंफर्म से नहीं बनी हुई है. जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको वेस्टर्न जो स्केलेबिलिटी के लिए या उससे टॉक कर सके, वो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना. लेट अस बिल्ड द इंडियन सिस्टम्स, इंडियन फ्रेमवर्क्स जिस पे काम हो, कि कोई दूसरा हमारा प्लेन खरीदे तो उसमें सब कुछ ही इंडियन है, तो उसको स्विच करना पड़ेगा, एंड उसमें अडैप्टर्स लगा के कर सकते हैं. फ्रेंच बनाते हैं अपना प्लेन्स एब्सोल्युटली फ्रेंच स्टैंडर्ड्स, जर्मन्स बनाते हैं कुछ एब्सोल्युटली जर्मन स्टैंडर्ड्स, जापानीज स्टैंडर्ड्स, रशियन स्टैंडर्ड्स. वो यूनिकनेस रखनी जरूरी है. वी कैनॉट बी, डिजाइन के समय हम नहीं देख सकते कि ये अमेरिकन प्लेन से भी काम करना चाहिए, इससे भी काम, वो नहीं देखना चाहिए. वी शुड डेवलप एवरीथिंग इंडियन, तभी जाके वो इंडियन प्रोडक्ट आता है. नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे डेवलपर के माइंड में, अच्छा मुझे इसमें ये पोर्ट भी देना पड़ेगा जिससे वो इससे भी बात कर सके. नहीं, फर्स्ट इट हैज टू बी इंडियन, देन वील हैव टू सी कि हाउ वो दे मॉडिफाई, दैट इज देयर जॉब. तब जाके प्रोडक्ट अच्छी तरह बिकते हैं, या तब जाके आगे चलता है. नो, सो द ड्रास्टिक चेंज इन द माइंडसेट फॉर प्रोडक्ट डेवलपर्स आल्सो इन इंडिया इज नीडेड. और जो अगर हम भारत के ऊपर अपने स्वयं निर्भर होने की बात करते हैं भारत के ऊपर, देन इट हैज टू बी, द एंटायर इकोसिस्टम हैज टू बी इंडियन आल्सो. तेजस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिकन इंजन्स का चूज करना. दूसरा प्रॉब्लम है कि जैसे इंडियन नेवी का भी अभी अब सबमरीन्स भी बाहर से ले रहे हैं. मतलब कि जो हम भारत के ऊपर निर्भरता की बात कर रहे हैं, ये सारा भारत को बाद में आके काटेगा. ये सारे यूरोप का फोकस भारत पे जरा खुश मत होइए. वो फोकस इसलिए है, कॉलोनाइज करना है भारत को, तो इसलिए फोकस है. If we keep on looking for investments and everything और not develop the local indigenous technology, तो कब से इंजन कहाँ से बढ़ेगा आगे, भारत कहाँ से आगे बढ़ेगा. So the mindset change is needed, and the mindset change has to be religiously Indian, तब जाके चेंज आना शुरू होगा. आज के लिए इतना ही. यूरोप, एलोन मस्क का जो कंट्रीब्यूशन है इट्स फिनोमिनल, लेकिन एट द सेम टाइम वो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैव टेकन केयर. जिस तरह अमेरिकन गवर्नमेंट उनके पीछे आई है, काश भारतीय गवर्नमेंट भारतीय डेवलपर्स के पीछे भी आती. सिर्फ बातचीत करने से नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्ट्स आप कौन से साइन कर, पैसा किधर जा रहा है? मुंह से तो आपने बोल दिया एश्योरेंस, लेकिन पैसा किधर दे रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक अभी जैसे अश्विनी वैष्णव जी एक दिन में पहुंच गए पैक्स सिलिका में जाने के लिए. उनको मालूम है पैक्स सिलिका में जाएंगे तो क्या होगा, वैलिडेशन. सबसे बड़ी बीमारी है कि वेस्ट आपको वैलिडेट करना चाहिए. तो कॉलोनाइजेशन भारतीय सरकार को
खुद भी डीकॉलोनाइज होना पड़ेगा ताकि वो भारतीय इंजीनियर्स को ठीक से प्रमोट कर सके। जब आप भारतीय इंजीनियर्स पे ट्रस्ट करते हैं तो यू विल गेट आकाश तीर, यू विल गेट अग्नि, यू विल गेट GSLV, यू विल गेट सक्सेसेस लाइक दिस। तो इसलिए इन्वेस्ट करिए पैसा, क्योंकि ये सब बड़ा फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट होता है। इंजन का ब्लेड बनाने के लिए लाइक द मटेरियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई। तो जब भारतीय सरकार पूरी तरह पैसा डालती है, और आई ट्रस्ट इंजीनियर्स, भारतीय इंजीनियर्स को, तो जब दूसरे लोग पैसा डालते हैं तो दे प्रोड्यूस फॉर देम। जब भारतीय सरकार जम के पैसा डालती है फॉर द इंडियन प्रोजेक्ट्स, यू विल सी एन आउटकम ऑफ ए डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। अभी तक अगर आप भारतीयों पे छोड़ देंगे, LLM पे और या फिर IITs पे और सब पे, वो तो पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। अभी तक तो LLM कोई दिखा नहीं है अभी तक भारत का। तो देयर इज ए इमरजेंसी नीडेड फॉर बिल्डिंग एन इंडियन टेक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू वेरी मच।